ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे जो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है उस वेव की नेचर कैसी होगी, वो वेव कैसे बिहेव करेगी और जिसका जो रिज़ल्ट है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी क्लासिकल वेव मैकेनिक्स से ही जनरेट हुई थी, उसमें कुछ फॉर्मुलेशंस किए गए एंड देन उसको पार्टिकल्स पे, माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो क्लासिकल वेव है, चिरसम्मित जो तरंग जो है वो किस प्रकार की है और उसमें हम एक स्टेशनरी वेव अगर लें तो उसका नेचर कैसा होता है, उसकी इक्वेशन कैसी होती है। तो हम माने कि एक्स डायरेक्शन में कोई वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और उसका प्रोपोगेशन वो x इक्वल्स टू 0 टू a, या यूँ माने कि हमें एक रस्सी है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, एक उसको डिस्टर्बेंस दिया है। तो जो स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग जो उत्पन्न होती है वो a लंबाई की रस्सी में कुछ इस तरीके से कोई वेव जनरेट होती है। तो इस वेव की इक्वेशन किस तरह की होगी, इसकी जो तरंग है वो किस तरह व्यवहार करेगी। तो दो चीज़ें हैं, जो डायरेक्शन हमने लिया, यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शनल मोशन लिया है, एक्स डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, और दूसरा वेरिएबल है टाइम। दो वेरिएबल है हमारे पास। स्टेशनरी वेव की कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, दोनों वेरिएबल पूर्णतः क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो मैं ये मानूं कि एक वाई तरंग है, क्योंकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है, इक्वेशन किसके लिए लिखी जाती है, आयाम के लिए लिखी जाती है। तो जो आयाम है वो दो चीज़ों पर निर्भर है, एक स्थिति एक्स कोऑर्डिनेट पे उसकी पोजीशन क्या है, और दूसरा टाइम। तो y जो कि x और t का फलन है वो इंडिपेंडेंटली दो चर राशियों पर निर्भर करता है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम x और t के सापेक्ष इसका द्विघाती अवकल समीकरण अगर लिखें तो उसकी जो संरचना होगी वो कुछ ऐसी होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी वेव है। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, ये इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। ये उसका द्विघाती अवकल समीकरण का रूप है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नहीं है बट बेसिकली इससे हम डेवलप कर लेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। तो हमने सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन किया है। अब अगर मैं y की जगह ये वेरिएबल्स रखता हूँ तो ये किस तरीके से दिखाई देगी, ये y का सिर्फ x कंपोनेंट है, fx जो कंपोनेंट है वो x के सापेक्ष अवकलित होगा और ये उसके लिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो g t डी स्क्वायर fx अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ t का होगा और fx एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो fx अपॉन वी स्क्वायर डी स्क्वायर जी टी अपॉन डी टी स्क्वायर। और अगर हम सेम वेरिएबल से को एक साइड में ले लें तो स्थिति कुछ ऐसी है कि 1 अपॉन एफ एक्स और ये वी स्क्वायर इधर ले आए तो वी स्क्वायर अपॉन एफ एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डी स्क्वायर जी टी अपॉन डी टी स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हैं वो दोनों
केवल एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट है वो केवल पोजीशन पे, और राइट हैंड साइड कंपोनेंट है वो केवल और केवल उसकी टाइम पर डिपेंड, उसके समय पर निर्भर करता है। और ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, शुरू में ही हमने माना है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वेव है, ये जो वाइब्रेशन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की सामान्य विधाएं, है ना। तो इस तरीके से एक जो सिनुसॉइडल वेव है वो कंपन कर रही है। तो x और t दो अलग अलग वेरिएबल पे के साथ जब y का डिफरेंशिएशन किया जाता है और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये किसी तीसरी राशि के क्या हों, इक्वल हों, और वो तीसरी राशि इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। वो जनरल मैथमेटिकल रूल है, सॉल्व करने का जनरल तरीका है। तो यहाँ से मैं दो अलग अलग इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक x के लिए और एक t के लिए, एक टाइम के लिए, एक पोजीशन के लिए। तो अगर मैं पोजीशन के लिए लिखूँ तो v² अपॉन fx d² fx अपॉन d x² इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब v को और इसको इधर लाएं तो ये हो गया v² और ये हो गया fx। तो हमारी इक्वेशन, और इसको इस तरफ ले आएँ तो ये हो गया प्लस एंड इक्वल्स टू 0। तो जो ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। फॉर दिस d² g अपॉन dt² 1 अपॉन gt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसे यहाँ ले जा सकते हैं। नाउ जब आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एंड इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक टाइम डिपेंडेंट है और एक पोजीशन डिपेंडेंट है। तो मैं, ये मेरी इक्वेशन 3 एंड ये मेरी इक्वेशन 4। अब ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक जनरल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब जैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम y के रेस्पेक्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना y अपॉन dx² प्लस k² x इक्वल्स टू, एक जनरल इक्वेशन है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैथमेटिक्स में? मैं ये मान लूँ कि y इक्वल्स टू सम एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल mx। तो ये 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? पुट करें आप, एक्सपोनेंशियल mx का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा m² कांस्टेंट है, वो 2 बार बाहर आएगा, और एक्सपोनेंशियल mx का एक्सपोनेंशियल mx प्लस k² एक्सपोनेंशियल mx इक्वल्स टू 0। ये कॉमन है, आप हटाएं तो m² प्लस k² इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन में जो m है वो माइनस k², या मैं कहूँ k² के इक्विवेलेंट है। इसका अंडर रूट लें तो k² का रूट क्या हो सकता है? प्लस माइनस k, और -1 जो होता है उसे बोलते हैं आयोटा। -1 रूट इक्वल्स टू होता है आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है m इक्वल्स टू प्लस माइनस i k, आयोटा k। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो y के लिए सॉल्यूशन क्या आया? y के लिए सॉल्यूशन आया एक्सपोनेंशियल, जो भी आपका यहाँ कांस्टेंट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कांस्टेंट k x, सॉल्यूशन में इमेजिनरी आया है, प्लस माइनस।
तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें दो घटक हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और उन दोनों का कंट्रीब्यूशन मान लो A1 है, दूसरा कंट्रीब्यूशन A2 है। तो इसे ओपन करके अगर मैं लिखूं, एक्सपेंड करूं, तो मैं लिख सकता हूं A1 एक्सपोनेंशियल I के x प्लस का कंपोनेंट प्लस A2 एक्सपोनेंशियल माइनस I के x। इस तरीके से किया जा सकता है। और एक्सपोनेंशियल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल के एक्स का वो है cos के एक्स प्लस साइन के एक्स। आई है तो आई साइन के एक्स, तो यहाँ से आ गया A1 cos के एक्स प्लस आई साइन के एक्स। ओके, देन A2 एक्सपोनेंशियल का सॉल्यूशन हो गया cos के एक्स माइनस आई आयोटा साइन के एक्स। नाउ cos और जो साइन कंपोनेंट है इनको हम अलग अलग लें, तो ये भी प्लस का है, ये कंपोनेंट भी प्लस का है, तो मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 cos के एक्स प्लस A1 माइनस A2 आई साइन के एक्स। तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट हैं, तो हम इसके जगह हम लिख सकते हैं C cos के एक्स प्लस D साइन के एक्स। दिस इज जनरलाइज सॉल्यूशन फॉर एनी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, इन दोनों इक्वेशन को हम मान लो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को लें, तो यहाँ से टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब GT जो सॉल्यूशन है टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का कंपोनेंट का, वो क्या आएगा, वो आएगा A एनी कांस्टेंट कंट्रीब्यूटिंग कांस्टेंट K ओमेगा T, वेरिएबल T है, कांस्टेंट ओमेगा है, ओमेगा T प्लस B साइन ओमेगा T। इसी तरीके से आप इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन लें, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आएगा पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको समझें हम बात को, fx अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ इस कंपोनेंट को देखें, ओमेगा होता क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, दैट इज 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू का स्क्वायर 4 पाई न्यू, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। fx इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो, न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू सी इंटू न्यू, तो 1 अपॉन लेमडा हम यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, fx इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर fx अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के लिए, या बेटर है मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको लिखूं मैं 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर, 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा fx इक्वल्स टू c साइन के एक्स प्लस डी, और सॉरी k की जगह हमारे पास है 2 पाई बाई लेमडा x डी कोस 2 पाई बाई लेमडा x। सो ये जो सॉल्यूशन है ये टाइम डिपेंडेंट वेव और ये पोजीशन डिपेंडेंट वेव, और इन जनरल साइनसॉइडल जो वेव होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है।
अब इस वेव की नेचर अगर हमें चेक करनी हो कि ये वेव साइनसॉइडल या ये स्टेशनरी वेव, जो ये साइनसॉइडल वेव है, स्टेशनरी बिहेवियर कब करेगी? ये स्टेशनरी बिहेवियर तब करेगी जब आप इस लैम्डा और उसकी लेंथ के बीच में रिलेशन जस्टिफाई करें, क्योंकि स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन ये है कि लैम्डा जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए इस लेंथ में। अगर आपकी वेव कुछ ऐसी है तो ये संभव नहीं है। दैट मीन्स टर्मिनल पे जो फंक्शन है, बाउंड्री कंडीशन जो है उस पर इम्पोज होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू a पर fx क्या हो, ख़त्म होता हो, मतलब उसके एम्पलीट्यूड का जो पोजीशन डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 और बीच में उसका कोई ना कोई मान हो। तो ये कब हो सकता है? आप लगाएं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 तो fx इक्वल्स टू 0 पुट करें आप इस इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, दैट मीन्स c इंटू 0 प्लस d, cos 0 की वैल्यू 1 तो d इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशन, इससे क्या एम्प्लाई होता है? इससे ये एम्प्लाई होता है कि d बराबर क्या है, 0। दैट मीन्स जो हमारी वेव है उसका नेचर है वो है साइन नेचर की वेव है। तो एक्चुअल में इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ c साइन 2 पाई बाई लैम्डा x। नाउ अगर हम टर्मिनस की कंडीशन लगाएं, लेंथ x इक्वल्स टू a लें, तो a टर्मिनस पे, a बाउंड्री पे क्या होगा? fx तो 0 होगा, तभी वेव एग्जिस्ट करेगी, और d 0 है इसलिए ये कंपोनेंट तो 0 है। c इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा a। अब या तो c 0 है या ये 0 है। अगर c 0 है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर c 0 है, तो c भी 0, d भी 0, दैट मीन्स fx इज ऑलवेज 0। तो c 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कब होगा? जब इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू 0 कब होगी? जब आप ये माने कि 2 पाई बाई जो लैम्डा है, 2 पाई बाई लैम्डा a इक्वल्स टू, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि n पाई के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। पाई पाई कैंसिल आउट, दैट मीन्स 2a अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू n, और वी कैन से a इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2। दैट मीन्स जो रस्सी की पूरी लंबाई a है वो लंबाई जो है लैम्डा बाई 2 के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। n जो है यहाँ पे दैट इज़ नंबर 1 2 3, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। n अगर 0 है तो वेव ऑलवेज 0 है। तो n में भी a फुल इंटीजर नंबर, और ये कंडीशन यहाँ फॉलो होगी। तो अब आप यहाँ से लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? आप लैम्डा की जगह लिख सकते हैं 2a बाई n। ये वैल्यू आप पुट करें इस इक्वेशन में, तो आपका fx इक्वल्स टू आया c साइन 2 पाई बाई लैम्डा की जगह आएगा 2a बाई n x, 2 कैंसिल, that is fx equals to c sin n pi a x, and this is generalized solution for sinusoidal stationary wave। तो कल हम यहाँ से आगे देखेंगे।